नमस्कार। छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात बीत चुकी है और इसीलिए डीडी कॉन्क्लेव के इस खास मंच से हम लगातार उन नेताओं, उन चेहरों, उन शख्सियतों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस चुनाव में मायने रखते हैं, छत्तीसगढ़ में मायने रखते हैं और खासकर जनता जिनसे पूछना चाहती है कुछ सवाल। वही सवाल लेकर इस वक्त हम जिनके सामने मौजूद हैं उनका परिचय मैं करा देती हूँ। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, बीजेपी के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष, बिलासपुर से सांसद, जिनको अभी नई नई जिम्मेवारी कुछ ही महीनों पहले दी गई है, तो चुनावी राज्य में जिनको प्रदेश का भार दिया गया, ऐसे हमारे साथ अरुण साहू जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका डीडी कॉन्क्लेव के इस खास मंच पर। बहुत कम समय पहले आपको ये पदभार दिया गया, उस राज्य की जिम्मेवारी जहां पर भूपेश बघेल ये दावा कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ है ही नहीं उनके खिलाफ, तो इतना ऐसा काम चुनौतीपूर्ण आपके कंधों पर। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। 23,000 जो मतदान केंद्र हैं छत्तीसगढ़ के, अधिकांश मतदान केंद्रों तक भारतीय जनता पार्टी की मजबूत संगठन की रचना है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सक्रियता और मेहनत से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जनता के बीच रहकर काम करते हैं और इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होकर आगे बढ़ रही है। सड़क से लेकर सदन तक हमने लड़ाई लड़ी है और ये वो छत्तीसगढ़ है जिस छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। छत्तीसगढ़ हमेशा कांग्रेस ने उपेक्षित करके रखा। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब चाहे मध्य प्रदेश में चाहे देश में लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, परंतु छत्तीसगढ़ को क्या मिला? उपेक्षा, गरीबी, भूखमरी, बीमारी, लाचारी, बेरोजगारी, नक्सलवाद। यही छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की देन है। छत्तीसगढ़ की बेहतरी और तरक्की के लिए कभी कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया, छत्तीसगढ़ की ताकत को नहीं समझा। यह छत्तीसगढ़ प्रकृति की असीम कृपा छत्तीसगढ़ पर है। बड़े बड़े नदियां, बड़े बड़े पहाड़, जंगल, कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार और भोले भाले, सीधे साधे, ईमानदार और मेहनती लोगों का ये प्रदेश। पर कांग्रेस की उपेक्षा के कारण छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ का केवल शोषण ही किया और देश में पहली बार छत्तीसगढ़ की इस ताकत को, इस विशेषता को किसी ने समझा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझा। और यह जानते हुए भी कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाऊंगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, यह जानते हुए कि विरोधी दल की सरकार बनेगी, पर अटल जी ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ की जनता की तरक्की और बेहतरी, खुशहाली के लिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाना आवश्यक है। उन्होंने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। 15 साल में हमारी सरकार ने अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को सजाया, संवारा। छत्तीसगढ़ के आपने बताया कि किस तरह जल, जंगल, जमीन, आदिवासी और तमाम वो वजह है जिसकी वजह से इस राज्य को अलग किया गया। कांग्रेस पार्टी कह रही है और खासकर भूपेश बघेल कि असली छत्तीसगढ़वाद उन्होंने पैदा किया। वो अस्मिता जो आप लोग 15 साल में नहीं पैदा कर सके छत्तीसगढ़ की, उस अस्मिता को पहचान भी उन्होंने दी। इस दावे में कितना दम है?
एकदम कोरा झूठ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के जितने दावे हैं वो कोरा झूठ के सिवाय कुछ नहीं। अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसने किया? छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? दुनिया में, देश में छत्तीसगढ़ को अलग पहचान दिलाने का काम किसने किया? छत्तीसगढ़ की जितनी बड़ी उपलब्धियां हैं, अलग छत्तीसगढ़ राज्य से लेकर छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रेलवे का जोन, रायपुर में एम्स, IIM, IIT, ये जितनी बड़ी उपलब्धियां हैं, ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को दिया है। छत्तीसगढ़, आज आप कांग्रेस पार्टी से पूछे कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया पौने 5 साल में? कोई उपलब्धि नहीं है। छत्तीसगढ़ को क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? भ्रष्टाचार, घोटाले, नशे का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, सांप्रदायिक दंगे करवाए, तुष्टीकरण की राजनीति की, प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और जहां तक छत्तीसगढ़ियावाद की बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब राज्यसभा में सांसद बनाकर भेजना था तो भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ महतारी के 3 बच्चे नहीं मिले। ये छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं है? ये छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान नहीं है कि आपके पास राज्यसभा में सांसद बनाकर भेजने के लिए उस समय कहा था आपका छत्तीसगढ़ प्रेम? ऐसे 3 लोगों को राज्यसभा में सांसद बनाकर भेजा जिनका छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। और जब से बने हैं उसमें से 1-2 तो एक भी बार नहीं आए, एक भी बार नहीं आए। ये उनका छत्तीसगढ़ प्रेम है। तो आपने, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को देश में शर्मसार किया, नशे का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया। वो कहते हैं कि मेरे जो वो लोकल खेल खेलते हैं उनसे भी आपको दिक्कत है, वो फाग सुनाते हैं उससे भी आपको दिक्कत है, तो कुल मिलाकर आपको दिक्कत ही भूपेश बघेल से है, उनके अस्तित्व से ही दिक्कत है। आपको आता है फाग सुनाना आता है आपको? दिक्कत इस बात से है, नहीं वो लोकल की बात करते हैं इसीलिए पूछ रही हूं। मैं आपको बता रहा हूं, दिक्कत यहां है कि भूपेश बघेल जी ये प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि गेड़ी का आविष्कार उसने किया, बांसी का आविष्कार उसने किया, ये गिल्ली डंडा भौरा इसका आविष्कार उसने किया। ये हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेल हैं। छत्तीसगढ़ के जो त्योहार हैं हमारे परंपरागत हैं। आपकी जिम्मेदारी आप निभाने के बजाय आप क्या कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया आपने, नशे का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया। कैसे हालात आपने पैदा किए छत्तीसगढ़ में। कबीर धाम में केसरिया ध्वज का अपमान होता है, भगवा ध्वज का, और वहां दंगे होते हैं, कर्फ्यू लगता है। छत्तीसगढ़ में पहली बार बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू नाम के युवक की हत्या होती है लव जिहाद के नाम पर। और मॉब लिंचिंग जो कहा जाता है, एक शब्द प्रचलित हुआ था, मॉब लिंचिंग की गई भुवनेश्वर साहू की, जो उनके पिता और उनके भाई ने कहा भुवनेश्वर साहू के कि 40 लोगों ने मारा, बेरहमी से मारा। भिलाई की घटना हुई कि एक युवक को इतना मारा, मारने के बाद उसके शरीर के ऊपर खड़े होकर नाचा गया। कहा? मुख्यमंत्री के गृह जिले में, गृह मंत्री के गृह जिले में। कितने बेखौफ होकर ये अपराधी अपराध कर रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? भुवनेश्वर साहू की हत्या के जो आरोपी हैं, 40 नाम बताया, केवल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और हिंदू पक्ष के लोगों के ऊपर हत्या के
आगजनी के झूठे मुकदमे बनाकर उनको जेल में डालने का काम किया। क्योंकि आपने यहाँ पर भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बताया है, इसके जवाब में लगातार भूपेश बघेल हर रैली में कह रहे हैं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ को बदनाम करने के लिए भ्रष्टाचार, ईडी, सीबीआई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ के लोग और जनता इतने मासूम हैं कि सिर्फ उनकी छवि को आप लोग खराब करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत मासूम है और उनकी मासूमियत का लाभ कौन उठा रहा है? भूपेश बघेल जी उनके मासूमियत का लाभ उठा रहे हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि कोयले में 25 रुपया प्रति टन वसूली हो रही है, ये छत्तीसगढ़ के आम लोगों को पता था। फिर ईडी को क्यों पता नहीं चलेगा? और ईडी को पता चलेगा तो ईडी हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठेगी। शराब घोटाला कैसे उजागर हुआ? छत्तीसगढ़ के आम लोगों को पता था कि शराब दुकानों में 2 काउंटर होते हैं, एक भूपेश जी का काउंटर, एक छत्तीसगढ़ सरकार का काउंटर, और दूसरी काउंटर में शराब कहां से और कैसे आता है? डिस्टिलरी से सीधे उस शराब के दुकान में नकली होलोग्राम, नकली शराब जाता था और वो वहां बिकता था, उसका पैसा कांग्रेस के खजाने में आता था। ये शराब घोटाला। और जब आम लोगों को ये पता था कि शराब में इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, ईडी को पता नहीं चलेगा क्या? और ईडी को पता चलेगा तो ईडी क्या करेगी? तो और ईडी की कार्रवाई हिंदुस्तान में पहली बार हो रही है क्या? पहले कभी नहीं हुआ। और उससे आगे जाएं आप तो ईडी ने जिनकी गिरफ्तारियां की है, किसी की जमानत नहीं हुई अब तक। 8 महीने से अधिक हो गए कोयला घोटाले के लोगों को। ठीक है, एक ये उन्होंने आंकड़ा दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आने से पहले 3900 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व होता था, लेकिन आज की डेट में ये 6500 करोड़ रुपए है। तो वो कह रहे हैं कि हम तो राज्य को कमा कमा कर दे रहे हैं इतना ज्यादा, और इसी राजस्व की बात आप भी कर रहे हैं। एक तो ये है कि पहली बात तो ये कि आपने शराब के दाम खूब बढ़ाए और आप ये नहीं बता रहे हैं कि शराब की कितनी मात्रा की बिक्री हो रही है। और शराब घोटाले में जब ईडी की कार्यवाही हुई, एकदम राजस्व बढ़ा शराब का। क्यों बढ़ा? क्योंकि पहले वो आपके खजाने में जा रहा था, तो ये घपला है, कांग्रेस के खजाने में जा रहा था। जब ईडी ने कार्यवाही की तो तुरंत शराब का राजस्व बढ़ा। यही ये बताता है कि आप छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने को, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के पैसे को आप लूट रहे थे। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन। तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। धान क्या बीजेपी के गले की फांस बन गया है इस बार चुनाव में? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने से पहले, 2003 से पहले, छत्तीसगढ़ के किसानों का धान पानी में डुबा डुबा कर चेक किया जाता था, देखा जाता था। रिजेक्ट करके किसान को, अन्नदाता को अपमानित करके कांग्रेस की सरकार में दुत्कारा गया, भगाया गया। और यदि उसके धान बिक भी गए तो चेक पाने के लिए, अपना पैसा पाने के लिए वो किसान एक निरीह की तरह दर दर की ठोकरें खाता था। यदि धान खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनी तो वो बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी बात कि आज भूपेश बघेल जी कितना दे रहे हैं किसानों को? 500 रुपए, 600 रुपए, 2200 रुपए तो केंद्र सरकार दे रही है नरेंद्र मोदी जी की समर्थन मूल्य की, और वो 2200 रुपए एक मुश्त किसान के खाते में जाता है। ये 4 किस्तों में देते हैं, चौथे किस्त में कटौती करते हैं। ओके। और किसानों के खेतों के रकबे काटे गए। अद्भुत सरकार। मुझे कोई किसान बताए कि क्या बिना मेढ़ के धान की खेती हो सकती है? मेढ़ का रकबा इन्होंने काट दिया किसानों से। बारदाने का पैसा आज तक वापस नहीं हुआ किसानों को, और तो रकबे में कटौती हुई, बारदाने का पैसा नहीं दिया, चौथे किस्त में कटौती की। अमानक वर्मी कंपोस्ट, किसानों से 2 रुपए में गोबर खरीदते हैं, पता नहीं कहां से खरीदते हैं, और किसानों को अमानक वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर किया। 4.5 साल तक किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया, और भूपेश बघेल की सरकार होने के कारण उस गरीब किसान को प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा। इतने शोषण किए हैं किसानों के। तो किसानों को केंद्र सरकार से दिक्कत है, उनको कुल मिलाकर ये बात है कि उनको केंद्र से दिक्कत है, इसीलिए वो राज्य में अलग सरकार चला रहे हैं और केंद्र से हेल्प नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं आप? केंद्र की योजनाओं का तो ऐसा इन्होंने बुरा हाल किया है, केवल भ्रष्टाचार के लिए। जल जीवन मिशन, आपने 70 साल में बेसिक चीज शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कांग्रेस की सरकार नहीं की, कभी चिंता नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को शुद्ध पेयजल नल से घर तक पहुंचाने की इतनी बड़ी योजना लाई। ठीक है, इतना बड़ा पैसा दिया, लेकिन कमीशन के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में देश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में देश में अंतिम पायदान पर कांग्रेस
छत्तीसगढ़ खड़ा है। टिकटों को लेकर बहुत सस्पेंस था, लेकिन बीजेपी ने एक प्रयोगशाला के तौर पर इस बार तीनों ही राज्यों में अलग तरीके से टिकट बांटे हैं। मंत्री 17 मंत्रियों को पुराना टिकट दिया, जिसमें से 11 ऐसे मंत्री जो कि हार चुके थे, उसमें से 10 मंत्रियों को टिकट पूर्व। तो ये तो बीजेपी कभी नहीं करती थी। तो क्या लीडरशिप, लोकल नेता, इन सब का पार्टी में अभाव है कि टिकट देने के लिए भी हारे हुए लोगों को चुनना पड़ा? क्योंकि दिल्ली में तो जब हमने देखा एमसीडी के चुनाव हुए तो सबके टिकट काट दिए थे और नए नए लोगों को मैदान में उतारा गया था। रोमा जी, मैं आपको बताऊं कि 90 में से 85 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 85 में से 43 ऐसे प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी 85 में 43, आधा से ज्यादा। और इनमें से 34 युवा चेहरे हैं। 14 महिलाओं का प्रत्याशी बनाया है। हमने पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को भी मैदान में उतारा है। मजबूत और सशक्त टीम हमने चुनाव के मैदान में उतारा है और निश्चित रूप से इस संकल्प के साथ, इस योजना के साथ कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा, कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। ये जो आपने बात कही, इसमें टिकट बंटवारे में किसकी चली है इस बार? टिकट बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी की चली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दी है, जीतने लायक लोगों को टिकट दी है और निश्चित रूप से बहुत ही योग्य और सक्षम प्रत्याशी पार्टी ने बनाए हैं। उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलेगा। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, अभी रमन सिंह जी के बारे में एक ट्वीट किया है बीजेपी के बारे में भूपेश बघेल ने। आजकल वो व्हाट्सएप पर जनता से सीधे कनेक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर। उन्होंने ट्वीट किया और वो लिख रहे हैं उसमें रमन अमन अडानी कनेक्शन। और इसी वजह से पता चल गया है कि टिकट बंटवारे में रमन सिंह की क्यों चली, क्योंकि अमन सिंह जो है उसका अडानी से कनेक्शन है। रमा जी के भूपेश बघेल जी तारीख पर तारीख दे रहे हैं अपने पार्टी के टिकट के लिए। बैरंग लौटे हैं अभी 2 दिन पहले दिल्ली से, कोई टिकट नहीं। 6 सितंबर को इनकी टिकट आने की ऐलान इन्होंने किया था। उन्होंने कहा पितृपक्ष में हम नहीं करते हैं, हम शुभ काम नवरात्र में करते हैं, ऐसा उनके प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं। 6 सितंबर की तारीख तय की थी, उन्होंने टिकट की घोषणा की। आज तारीख पर तारीख टिकट तय नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सशक्त टीम 85 लोगों की जो घोषित हुई है, उससे कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल डरे हुए हैं। तो ये जो ट्वीट है डर कर किया है, ये जो ट्वीट है डर कर किया है उन्होंने। बिल्कुल डर। आज तो कांग्रेस पार्टी जनता का सामना नहीं कर पा रही है। जनता हिसाब पूछ रही है, शराबबंदी का क्या हुआ, ठीक है, 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट का क्या हुआ, महिला स्व सहायता समूह के कर्जे का क्या हुआ, गंगा जल हाथ में लेकर जो कसम खाए थे उस कसम का क्या हुआ। अच्छा, मैं जनता पर जा रही हूँ, आपने गंगा जल का नाम ले ही दिया है। वो कह रहे हैं गंगा जल पर भी जीएसटी लगा दिया, उसको वापस लेंगे क्या? वही तो भूपेश बघेल जी, गंगा जल का हिसाब तो छत्तीसगढ़ की जनता आपसे लेने वाली है। जीएसटी लगा दिया उस पर उनका आरोप। मैं आपसे बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि वो गंगा जल के कसम का क्या हुआ। और सनातन का सम्मान, सनातन संस्कृति के बारे में हमें भूपेश बघेल जी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने किससे सीखा है, क्या सीखा है, सबको मालूम है। मैं जरा ऑडियंस के पास जाती हूँ कुछ सवालों के लिए। सर, छत्तीसगढ़ के जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं और केंद्र में लेटरल एंट्री के द्वारा ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक की पोस्टिंग हो रही है। तो ये छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट, क्या पूरे देश के स्टूडेंट के साथ न्याय हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया है
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज पीएससी घोटाला करके भूपेश बघेल की सरकार ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया है, जिस प्रकार से वो माता पिता जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाए, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, किसी भी दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं। पूरी ताकत से सजा उनको देंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। नियमितीकरण जो हर बार कहा जाता है, युवा जिसके लिए वोट देते हैं, तो अगर आपकी सरकार आएगी तो फिर आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? मैं आपके माध्यम से प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, युवाओं से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पीएससी घोटाले की जांच करेगी। जांच करके किसी भी दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे और देश में उदाहरण प्रस्तुत करने वाला एक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया तैयार करेंगे। प्रदेश के नौजवानों के सपनों के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं देंगे। क्या इस मंच से हम ये माने कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री अगर बीजेपी से ही होता है तो एक ओबीसी चेहरे की तरफ बढ़ा जा सकता है? मैं इतना कह सकता हूं कि 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, मतगणना का परिणाम आएगा, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। कितनी सीटें लॉक करें आज यहाँ इस मंच से? पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपसे इतना आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ को हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त बनाएंगे, छत्तीसगढ़ को ये जो नशे का गढ़ बना दिया है, हम नशे से छत्तीसगढ़ को किसी तरह से नशे का गढ़ नहीं बनने देंगे। छत्तीसगढ़ के युवाओं को निष्पक्ष मौका देंगे, उनके सपनों को साकार करने का पूरा अवसर देंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे और देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बेबाक बातचीत के लिए। और आपने आंकड़ा तो नहीं बताया लेकिन पूर्ण बहुमत का दावा जरूर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी इस खास बहुत बातचीत के लिए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। नमस्कार। तो डीडी न्यूज का काफिला पहुंच गया है रायपुर और रायपुर में छत्तीसगढ़ में बिछ चुकी है चुनाव की बिसात और इस बिसात पर खेला जा रहा है शह और मात का खेल। कौन पड़ेगा किस पर भारी और क्या होगा इसका नतीजा और क्या है अभी चुनावी लहर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस खास मंच पर मौजूद हैं शिव कुमार डहरिया, जो छत्तीसगढ़ सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और बेहद कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ के माने जाते हैं।
छात्र जीवन से ही राजनीति शुरू कर दी थी, स्कूल के जमाने से ही राजनीति शुरू कर दी थी इन्होंने। 1990 में तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन किया था, जिसमें जेल भी गए थे, और वहां से जो इनका सफर राजनीति का शुरू हुआ है, वो आज हम देख रहे हैं मंच पर नगरीय प्रशासन मंत्री के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। बीजेपी की तो लिस्ट आ गई साहब, आपकी लिस्ट का अता पता नहीं है। बीजेपी का लिस्ट का ऐसा है कि बीजेपी के पहले 21 के प्रत्याशियों की घोषणा उन्होंने महीने भर पहले से की थी, उन 21 लोगों का विरोध शुरू हो गया। बाद में जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, रोज उनके कार्यालय में उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। उनके यहाँ बिना रायशुमारी के टिकट का वितरण होता है, लेकिन हमारी पार्टी में हमारे कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है, हमारे ब्लॉक कमेटी से, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी से, और सारे लोगों से चर्चा करके रायशुमारी करके कौन प्रत्याशी जीतने लायक है वो तय करके फिर सूची घोषित की जाती है। कह रहे हैं कि अब की बार 75 के पार, अब ये 75 सीटें, जब तक लिस्ट नहीं आई आपकी, अब ये 75 सीटें कहां से आएंगी, कैसे आएंगी और क्यों आएंगी, ये बताइए। देखिए, विधानसभा चुनाव में 68 सीटें हम जीत के आए थे। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो कहते थे कि हम 68 सीट हम जीत के आ रहे हैं पूर्ण बहुमत में, लेकिन उनकी 15 साल के काम में जनता ने उनको 15 सीट पे रोक दिया। 68 सीटें हम जीत के आए, और उसके बाद 5 उपचुनाव हुए, उन 5 उपचुनाव में हम जीत के आए हैं। उसके बाद हमारे जितने पंचायतों के चुनाव हुए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के सारे सीट जगह हम लोग 90% सीटें जीत के आए। फिर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में चुनाव हुए, उनमें सब जगह जीत के आए। तो आज भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो बेहतर काम किया है, उससे छत्तीसगढ़ में एक माहौल है कांग्रेस पार्टी के प्रति, और कांग्रेस पार्टी वास्तव में जनता का काम करती है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी के अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं था। जितने वादे उन लोगों ने किए थे पूरे नहीं किए। 2003 में जो वादे किए थे, 2008 में जो वादे किए थे, 2013 में जो वादे किए, उनको उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं एक एक कहेंगे तो मैं एक एक सब 2003 से 2013 तक की बातें उनकी बता दूंगा। लेकिन हमारी सरकार ने चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणाएं की थी, 36 घोषणाएं हमने की थी, उसमें 35 घोषणाएं हमने पूरी कर दी है, शराबबंदी को छोड़ के। मैं वही तो एक बता रहा हूँ, लेकिन वो महत्वपूर्ण घोषणा थी। शराबबंदी के नाम पर काफी वोट मिला था आपको, और आप जो 35 घोषणाओं की बात कर रहे हैं, धान की खरीद पर भी माना जा रहा है, मोदी जी आकर कहते हैं कि धान की खरीद भी केंद्र सरकार कर रही है। तेंदुपत्ता का मूल्य भी किसान को नहीं मिल रहा है, ये शिकायतें हैं। तो ऐसी कई योजनाएं हैं, ऐसे कई वादे हैं जो 36 आपके लक्ष्य थे, उनमें से कई पूरे नहीं हुए हैं। नहीं सब इसको लेकर नाराजगी है। देखिए, तेंदुपत्ता का इन लोगों के समय 2500 रुपया मानक बोरा मिलता था, आज हमारी सरकार में 4000 रुपये प्रति मानक बोरा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तो आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीन ली गई थी। हमारी सरकार आने के बाद उनकी जमीनें हम लोगों ने वापस की है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमारे सारा मंत्रिमंडल उस समय गया था कि बस्तर में हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उनकी जमीनें रमन सिंह जी के सरकार में अधिग्रहण कर लेते तो व्यापारियों को बेच दिया जाता था। हमने उन व्यापारियों से जमीन वापस ली और आदिवासियों को वापस किया। उनके समय में आदिवासियों का जितना शोषण होता था पूरे देश में आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। 5 लघु वनोपजों की खरीदी होती थी, हमारी सरकार आने के बाद 65 लघु वनोपजों की खरीद करते हैं। तो संविदा नियुक्ति का क्या हुआ? कहाँ की संविदा नियुक्ति? जो संविदा नियुक्ति का आपने वादा किया था, रोजगार देने का वादा किया था, सब अधिकांश लोगों को आ गया है। संविदा नियुक्ति वालों को भी बहुत सारे जगह उनको अवसर दिया गया। हमारी सरकार के बहुत सारी नियुक्तियां हैं जिसमें उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, और आने वाले समय में उनके बहुत सारी चीजें हैं। उनको सारे संविदा कर्मियों को वेतन हमने वृद्धि कर दिया, जितना उनको रेगुलर में मिलना चाहिए लगभग वेतन उनकी के समान दिया गया है। ये संविदा की नियुक्ति के प्रारंभ किसने की थी? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय में संविदा की प्रारंभ हुई थी। अब हम राज्य सरकार में है तो वो जो भर्ती कर दिए थे उनको निकाल सकते नहीं, तो उनका जो जितनी मांगे अधिकांश मांगे हम लोगों ने पूरी कर दी। सिर्फ संविदा कर्मियों को नहीं, हम लोगों ने 2.25 लाख शिक्षा कर्मियों को, जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल में नहीं कर पाई, हर बार उनके घोषणा पत्र में रहता था,
उनको हम लोगों ने संविलियन किया, उनको नियमित नियुक्ति दिया, 2.25 लाख शिक्षा कर्मियों को। जो हमारे जितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका है, मितानिन है, दाई है, सारे लोगों का मानदेय बढ़ाया गया। और तो और हमारे जितने जनप्रतिनिधि है, ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर निगम के पार्षद, नगर पालिका पंचायतों के पार्षद, अध्यक्ष, महापौर, सारे जनप्रतिनिधियों को अवसर दिया गया। अच्छा काम हमारी सरकार ने किया है। ठीक है, आपने कहा कि आपने 36 में से 35 मांगे पूरी कर दी शराबबंदी को छोड़कर, लेकिन जो अभी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, ओपिनियन सर्वे आ रहे हैं, अभी ताजा सर्वे जो आया वो सी वोटर का आया और 90,000 उसका सैंपल साइज था। अच्छा खासा 90,000 सैंपल साइज मारा जाता है किसी भी सर्वे के लिए। उसमें कांग्रेस को हल्की सी बढ़त है, 45% वोट जो है कांग्रेस को मिलते दिख रहे हैं और 44% वोट जो है वो बीजेपी के खाते में जाते दिख रहे हैं। तो ये तो बड़ा कम अंतर है। और अभी तो मोदी जी की रैलियां बाकी हैं यहाँ पर, वो हर संभाग में एक रैली करेंगे। देखिए, तो ये 1% तो कहीं भी पलट जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा है? पहले तो उनके पास कोई चेहरा नहीं है। जो चेहरे थे आदरणीय हमारे रमन सिंह जी का, वो चेहरा तो धूमिल हो चुका है। और उन लोगों ने ऐसे ही देखकर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ना चाहते हैं, कह देंगे हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी होगा। आपने कर्नाटक के चुनाव में देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी के चेहरा लेके गए थे। 75 से ऊपर सीटें आएंगी, ऐसा आपका मानना है? देखिए, हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है और विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, ग्राम स्तर के, पंचायत स्तर के, सारे चुनाव हम जीत के आए हैं। तो आप मानते हैं कि जनता का विश्वास हमारे कांग्रेस सरकार ने जितने बेहतर काम किया है उस पर है। हमने जितने वादे किए थे सब पूरे किए। किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, सिंचाई का टैक्स माफ, धान का 25 रुपये हम लोगों ने 3 साल कहा था, लगातार 3 साल दिया। इस साल 26-40 दिया, इस साल हम 27,500-2800 रुपया लगभग मिलेगा लोगों को। तो आप मान रहे हैं कि 75 से ऊपर सीटें कांग्रेस जीतेगी, 10-12 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। अभी हमारा टारगेट 75 सीट नहीं है, 75 पार ऐसा है। हमारी टारगेट 90 पे 90 सीट है। ठीक है, हम कोई सीटें कम नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए 10-12 सीटें तो बीजेपी की आ जाएंगी, तो अब आप मानते होंगे। अब मैं मान नहीं सकता, अभी जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इस 10-12 सीट में आरंग सीट भी मानी जा रही है आपकी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप जिस समाज से आते हैं, उस समाज के जो धार्मिक गुरु हैं श्री खुशवंत सिंह जी, उनको टिकट दे दिया है बीजेपी ने। और लोग ये कह रहे हैं कि डहरिया जी आरंग सीट अपनी छोड़ना चाहते हैं और वो जो है वो दूसरी जगह से टिकट मांगने की जुगत में लगे हुए हैं। तो आपकी सीट ही खुद खतरे में पड़ी हुई है। जो हारने वाले हैं उसी वैसे ही लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। आप उसके अफवाह में कहाँ आ गए? अफवाह नहीं, जो हारने वाले लोग हैं इस तरह के अफवाह उड़ाते हैं। मैं तो आरंग से, पार्टी जहां टिकट देती है वहां से चुनाव लड़ता हूं और मैंने आवेदन भी आरंग से ही किया है। तो चुनाव ठीक है, अगर आप आरंग से चुनाव लड़ेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर और रही बात गुरु लोगों की, तो गुरु लोगों की विश्वसनीयता क्या है, छत्तीसगढ़ के हमारे सतनामी समाज के लोग जानते हैं। थोड़ा समाज में घूम के देखिए, आप यहाँ आए हैं तो थोड़ा 1-2 दिन वहाँ जनता के बीच में भी जाके देखिए। और आप जिस सी वोटर की बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुमत हमारी है बता रहे हैं, उस सी वोटर ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूरे देश में सबसे पहले नंबर का मुख्यमंत्री घोषित किया है। आरंग सीट की बात करें तो आपके सामने खुशवंत सिंह जी खड़े हुए हैं, आप उस समाज से आते हैं जिसके वो धार्मिक गुरु हैं। जब चुनाव प्रचार होगा, आप कह रहे हैं आप आरंग से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जब आप चुनाव प्रचार करेंगे और आपके धार्मिक गुरु आपके सामने होंगे, तो ये किस तरह का संकट होगा आपके कोई लिए? गुरु का काम है, जो गुरु का काम करता है उसको गुरु माना जाता है। अब जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आएगा उसको राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है। वो कहाँ के गुरु हुए फिर? अगर जो चुनाव गुरु है तो चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, उनको तो लड़वाना चाहिए लोगों को। जैसे 2018 में वो करवा रहे थे। अब वो सब हमारे समाज के लोग उनको गुरु है, उनको प्रणाम करते हैं। अब वो जाके दूसरे लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। एक तस्वीर वो हमारे समाज के जो समाज का ही नाम खराब कर रहे हैं। तो एक तस्वीर तो मैंने भी आपकी देखी थी कि आप खुशवंत सिंह जी को जो है वो गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। खुशवंत गुरु जी पहले हमारे कांग्रेस में थे, कांग्रेस में थे और हमारी पार्टी जो है गुरु लोगों का, हमारे हम भी गुरु लोगों का सम्मान करते हैं और गुरु लोगों का पूरा सम्मान हमारी पार्टी भी करती है। लेकिन गुरु लोगों की विश्वसनीयता कभी किसी पार्टी में रही नहीं। आप देख लीजिए,
पहले 2003 में जोगी जी के साथ थे, फिर जब रमन सिंह जी आए तो रमन सिंह जी के साथ चले गए, हमारी सरकार आई तो हमारे यहाँ आ गए, अब फिर दूसरे जगह पहुंच गए। आप तो कह रहे हैं बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की भी दे रहे हैं। हाँ। आप कह रहे हैं कि सतनामी समाज के जो गुरु हैं खुशवंत सिंह, उनकी विश्वसनीयता नहीं है, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। ऐसा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 3 कांग्रेस लड़ रही हैं। एक बघेल जी की कांग्रेस है, एक सिंहदेव जी की कांग्रेस है, एक चरणदास महंत की कांग्रेस है। ये गुटबाजी कितना नुकसान पहुंचाएगी? हमारी पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। आज देख लीजिए, जितने हमारे कार्यक्रम होते हैं ये सारे नेता एक मंच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ही गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग, जैसे हमारे नंद कुमार साय जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हम जैसे वरिष्ठ लोगों के कोई पूछ परख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आज सबसे ज्यादा गुट है। आप देख लीजिए, रमन सिंह के कार्यक्रम में बृजमोहन नहीं जाता, बृजमोहन के कार्यक्रम में रमन सिंह नहीं जाता, प्रेम प्रकाश पांडे और वहां सरोज पांडे के बारे में देख लीजिए। गुटबाजी हमारी कांग्रेस में नहीं है। हमारे पार्टी में सारे लोग एक साथ मिलकर एक मंच में काम कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में उसका परिणाम आपको दिखेगा। आप कह रहे हैं एक मंच पर एक साथ काम करते हैं, तो ये सिंहदेव जी जो हैं आपके उप मुख्यमंत्री, ये जो बयान देते रहते हैं समय समय पर, अभी जैसे ताजा बयान ये था कि उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि जब कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई तो उसमें बड़ा हंगामा हुआ और खड़गे जी ने कहा कि जो ये बयान सिंहदेव जी ने दिया है, इससे जो नुकसान होना था वो तो हो गया। हालांकि सिंहदेव साहब बयान से पलट गए और ऐसा एक बार नहीं किया है, कई बार किया है। और आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है। नहीं, वो गुटबाजी का मामला नहीं है, उसमें कहाँ गुटबाजी है। अपनी ऐसे बयान देना जिससे सरकार को ही नुकसान हो। भाई टीएस सिंहदेव जी की जबान फिसल गई, अब उन्होंने कहा कि मैं गलत, वो मैंने उसका उसने खंडन कर दिया, उसमें कहाँ कोई बात है। जबान कितनी बार फिसलेगी उनकी? अब उसके बारे में तो वही बता पाएंगे, मैं कैसे उसका जवाब आपकी पार्टी के बड़े नेता और आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है, और उनके बयानों से ये गुटबाजी आपकी सरकार, आपकी पार्टी को नुकसान होता है, ये तो सत्य है ना। उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया है और कहीं इस तरह की कोई बातें नहीं है। और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं टीएस सिंहदेव जी, हमारे डिप्टी सीएम हैं और आज वो मजबूती से खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ठीक है, आज रमन सिंह जी इसी मंच पे आए थे, जिस कुर्सी पर आप बैठे उस पर वो बैठे थे, और उन्होंने भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट जो है वो आपकी सरकार के खिलाफ बताई। तो ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, 5 साल में तो एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा वो बताते। उनके समय में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, नान घोटाला 36,000 करोड़ रुपया का, जनता का चावल का, राशन का खा गए। उसमें जब विधानसभा में पूछा, जो डायरी पकड़ी गई उसमें लिखा हुआ है सीएम मैडम कौन, तो वहां रमन सिंह जी मौन हो जाते थे, बोलती बंद हो जाती थी। धान घोटाला, अंतागट्टे में हमारे प्रत्याशी तक को खरीद लिया उन्होंने। मुआ का धान घोटाला जानते हैं, मुआ में धान खरीदी होती नहीं, मुआ में कहीं खेत है नहीं, वहां धान खरीदी कर लिया। जांच हुई तो बहुत सारे लोग के खिलाफ कोई। कुनकुरी में चावल घोटाला हुआ उनके समय में, कुनकुरी में स्कूटर में 200 300 बोरे चावल का परिवहन कर दिया था रमन सिंह जी के समय में। जितने भ्रष्टाचार के काम हुए रमन सिंह जी के समय में हुए और छत्तीसगढ़ की जनता ने इसको देखा है। वो तो कह रहे थे आपने तो गोबर में भी घोटाला कर दिया, आपने सारे घोटाले बताए। ये तो भारत ने पहली बार सुना कि गोबर में भी घोटाला हो जाता है। चारा घोटाला तो सुना था अभी तक। ये गोधन न्याय योजना, उसकी तारीफ उनके प्रधानमंत्री जी ने भी की है, आदरणीय किया है कि नहीं किया, आप बता दीजिए मुझको। और वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने चुनाव में कहा कि गोधन न्याय योजना अच्छा है, उसको हम उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे। और रमन सिंह जी ने पिछले समय ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री आवास का काम अच्छा नहीं चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ है। हमने उनको पूछा कि हमारे नगरीय निकाय में, आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास में 4 नेशनल अवार्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है और पूरे देश में सबसे अच्छा गुणवत्ता का निर्माण का पहले नंबर का पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को दिया है। पीएम आवास योजना में 16 लाख लोगों को घर नहीं मिले जिन्हें मिलना चाहिए था। बाद में नाम बदल के सीएम आवास योजना कर दिया गया। आप जो कह रहे हैं कि सिंहदेव साहब की जो बार बार जीवान फिसल जाती है, उन्होंने भी इस पर कहा कि ये 16 लाख घर नहीं मिले हैं और ये नहीं होना चाहिए था। सुनिए, तो सच कौन बोल रहा है? मुख्यमंत्री बघेल सच बोल रहे हैं या सिंहदेव साहब सच बोल रहे हैं? ये 16 लाख घरों का मामला क्या है? हमारे नेता सब हमेशा सच बोलते हैं, झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने अभी प्रधानमंत्री जी के यहाँ के प्रधानमंत्री आवास नाम है, तो पैसा कहां से आना चाहिए बताइए मुझको।
इंदिरा आवास जब नाम था तो पैसे हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। आपने मुझसे जब सवाल प्रधानमंत्री आवास का नाम है तो पैसा प्रधानमंत्री जी को भेजना चाहिए ना। ठीक है, बीजेपी का और आरोप इनके ये है जो नेता हैं वो बाहर लिखते हैं प्रधानमंत्री आवास हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास का पैसा तो भेजो भैया, सेंट्रल पूल का। अब हमारे समय में प्रधानमंत्री आवास में 40% राज्य की लगती, 60% केंद्र का लगता था। आज वो घटाते 50-50 कर दिया। अब उसके बाद 60% कर दिया, अब 80% कर दिया। केंद्रांश 80%, केंद्रांश 20% और राज्यांश 80%। तो ये क्या नाम तुम्हारा रहेगा, पैसा हम ही देंगे। तो हम दे रहे हैं ना। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे, 7 लाख आवास का पैसा हम पहले किस्त का भेजे। और इन लोग सर्वे ही नहीं करा रहे हैं। 2011 का सर्वे है, मेरी बात सुन लीजिए ना। 2011 का सर्वे है। 2011 के सर्वे के आधार पे जो बच्चे उस समय 10 साल के थे, आज कितने साल के हो गए हैं, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे आ गए हैं, उनको जरूरत है। लेकिन जब सर्वे ही नहीं हुआ तो हम किस आधार पे उनको आवंटन करेंगे? तो हमारी सरकार ने अभी सर्वे कराया है, आर्थिक सामाजिक सर्वे हम कराए हैं, उनको सारे को हम आवास देंगे। अभी 7 लाख लोगों को हमने दिया है पहली किस्त का, और बाकी लोग बचे उनको हमारी सरकार फिर देगी। बीजेपी का आरोप तो यह है कि केंद्र सरकार ने इस योजना में अपना अंश दे दिया था, राज्य सरकार ने नहीं किया, और प्रधानमंत्री मोदी के नाम से इतनी दिक्कत है कि आपने इसी वजह से अपना हिस्सा नहीं दिया और योजना का नाम बदल के सीएम आवास योजना कर दिया, वो भी चुनाव के 4-5 महीने पहले। देखिए, कोई आंकड़े हैं उनके पास, झूठ बोलने का काम करते हैं। तो राज्य सरकार झूठ बोल रहे थे। अच्छा, दूसरी बात मुझे बता दीजिए, राज्य सरकार को जितना पैसा मिलना चाहिए, हमारे जीएसटी का 10,000 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी रोक के रखे, 10,000 ज्यादा का। बाकी और जो केंद्र की प्रवर्तित योजनाएं होती उनका सारा पैसा रोक के रखा है। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है कि कौन आदमी सही बोलता है, कौन आदमी गलत बोलता है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग जो है यहाँ विकास का काम के धरातल में दिखता है। पहले हम लोगों के पास बोलने को कुछ नहीं था, लेकिन आज हमारी सरकार ने 5 साल बेहतर काम किया है पूरे देश में। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे को काफी उठा रही है, खासकर बस्तर के इलाके में। नारायणपुर की जो घटना थी उसकी बार बार यहाँ पर जिक्र हो रहा है, और ये तक कहा जा रहा है कि बस्तर में जो एक खास धर्म के प्रति जो है वो आपकी सरकार का झुकाव देखा जा रहा है, और ये धर्मांतरण का एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बन सकता है, ऐसा बीजेपी कह रही है, बनाने की भी कोशिश कर रही है। इस पर आप क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही तो झूठ फैला रही है। धर्मांतरण का एक उदाहरण हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद है तो बताओ। मैं तो रमन सिंह को पूछा हूं, वो दिन यहाँ ब्रिजमोहन भी आए थे, उस दिन पूछा हूं, जवाब नहीं दे सके। अच्छा, जितने 15 साल में धर्मांतरण हुए हैं, जितने चर्च बने हैं, उन्हीं के समय में हुए हैं। हमारी कांग्रेस सरकार के समय एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। ये लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? ये अंग्रेज जैसे काम कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, एक जाति को दूसरे जाति से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम यही तो भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरा कोई काम थोड़ी रह गया उनके पास। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद में दर्शक भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, उनके पास में जाऊंगा। मुस्लिम तुष्टिकरण को लेकर बहुत बात हो रही है, खासकर कवर्धा का जो दंगा हुआ था वो, उसके बाद बेमेतारा में जो हुआ, क्योंकि ये मुद्दा लगातार हम सुबह से यहाँ पे अलग अलग नेताओं से बात कर रहे हैं, और हर सेशन के अंदर जो है वो बेमेतारा की जो लव जिहाद की घटना थी उसका जिक्र आया, कवर्धा में जो सनातन धर्म के झंडे का अपमान किया उसका मुद्दा आया, लगातार उठ रहा है। तो कांग्रेस पर जो मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लग रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी जो सभी लोगों की पार्टी है, हम सब लोगों को लेके चलते हैं। हमारे लिए कोई एक जाति या धर्म नहीं है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी जो सब धर्मों को सम्मान देती है, सब धर्मों के लिए काम करती है। ये लड़ाने का काम, एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जितने वो तो चाहते थे यहाँ दंगे हो जाए। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी थे, लेकिन तो जितने आपने पकड़े थे उनमें से कई छूट गए 3 दिन पहले। जो आज अरुण साहब जी भी कह रहे थे, आपके पहले उनके साथ हम चर्चा कर रहे थे, अरुण साहब जी ने ये बात कही कि जो 40 लोग बेमेतारा की घटना में जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, उनमें से सिर्फ 11 लोगों को आपने गिरफ्तार किया, और कवर्धा की घटना में जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया था, जिन बेगुनाहों को, उनको अदालत से जो है जमानत मिल गई कुछ दिन पहले। ये अरुण साहब जी कह रहे थे, मैं बेगुनाह नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसमें शामिल थे जो गिरफ्तार होकर जेल गए हैं। और ये दंगा कराने का काम, ये झगड़ा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। लोगों ने समझ लिया इस बात को कि ये दंगा कराने वाले, लड़ाने वाले हैं, और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। जितने लोग पकड़ाए थे ना,
वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कार्यवाही उनके जिनके जिन लोग इस काम में थे, जिनका फोटो है, वीडियो है, आपको भी है तो हम आपको भी दे देंगे। आप थोड़ा दिखाना दूरदर्शन में। कोर्ट ने छोड़ क्यों दिया उनको? भाई अब कोर्ट के मामले में मैं थोड़ी बोलूंगा, कोर्ट ने क्या किया है। देखो न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस पर मैं टीका टिप्पणी कर सकता ना आप कर सकते। ठीक, चलिए हम लोग दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने, लेकिन पलायन का यहाँ सिलसिला रुक नहीं रहा है। 10 लाख लोग पलायन करते हैं। रबी फसल की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और मजदूरी दर यहाँ सबसे कम क्यों है अन्य राज्यों के अलावा? इस पर जवाब देखिए, जहाँ तक मजदूरों को वेजेस देने का काम है, न्यूनतम मूल्य का निर्धारण हुआ है और उनको बराबर राशि दी जाती है। कहीं इस तरह की कोई शिकायत है तो बताते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। जहाँ तक पलायन का सवाल है, हमारी सरकार आने के बाद पलायन रुका है। पिछली भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय 15 साल में पलायन होता था और बहुत सारे लोग जिस काम में दक्ष हैं, माहिर हैं, उन लोग अच्छे रोजगार के लिए कहीं जाते हैं तो उसको पलायन नहीं कहा जाता। आपने देखा होगा जब कोविड काल था उस समय हम तो सोचते थे बहुत कम लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे, लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग जो बाहर गए थे वो आए। हमारी सरकार ने उनकी पूरी व्यवस्था की, उनको रुकने का, खाने का, पीने का, इलाज का, उनके कपड़े, बर्तन, जूता, चप्पल तक हम लोगों ने दिया और उनके यहाँ पे जो जिस काम में माहिर है उस काम में उनको रोजगार देने का भी हमारी सरकार ने काम किया है। और अभी हम श्रम संसाधन केंद्र खोले हैं तो किस गांव में कितना पलायन हो रहा है वो ग्राम पंचायत स्तर में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है और ऑनलाइन व्यवस्था हमने की है ब्लॉक से, जिले से और प्रदेश में। अगर कोई किसी काम में दक्ष है, कोई बढ़े ही अच्छा है तो कहीं ज़्यादा अच्छा रोजगार मिल रहा है या नौकरी मिल रही है, हमारे यहाँ मान लो उनको 10,000 रुपया मिल रहा है, कहीं उनको 15,000 मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वो इस तरह के कामों में जाते हैं तो उसको हम पलायन नहीं कह सकते। लोगों को आप देख लीजिए, हमारी सरकार में बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर किसी राज्य में है तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसलिए हमारी सरकार ने इन लोगों को ध्यान दिया है और मजदूरों को उनका पूरा हक दिया जाता है, उसमें कहीं नहीं। आपने देखा होगा कृषि, इन सब उद्योगों के अलावा भी हमारी सरकार ने जो भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत जो किसानी के काम में मजदूर लगे हैं, पौनी पसारी में जो लोग शामिल हैं, उन सबको प्रति वर्ष 7,000 रुपया हमारी सरकार की तरफ से उनके खाते में भेजा जा रहा है। तो हमारे प्रदेश में विकास के काम और मजदूरों का ध्यान रखने का काम, जो छोटे छोटे उद्योग धंधों में काम करते थे, हमने गुमास्ता एक्ट के तहत जो लाइसेंस मिलता है, पहले लोग घरों में चक्कर लगाया करते थे, कई ऑफिसों के चक्कर लगाया करते थे उनके रिन्यूअल के लिए, हमने उसके एक बार जिनका पंजीयन हो गया गुमास्ता एक्ट में, हमने उनको पंजीयन मुक्त कर दिया। आगे आपको रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं, एक बार आप आ गए, कोई शिकायत होती तो भले जांच होगी लेकिन उसको मुक्त हम लोगों ने कर दिया। तो इस दिशा में बेहतर काम हमारी सरकार ने किया है। ठीक है, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है तो हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।